Hello, I am Prabhu Chawla. In our Q&A session, the special guest today is HRD Minister Dr. Nishank. We are going to ask him what is going to happen after COVID is over. Will the education system in the country will be same or there will be some new normal of teaching in India? डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हमारे शो में बहुत स्वागत है। पिछले 2 महीने में आप भी घर में रहे, सारा देश घर में रहा, विद्यार्थी घर में रहे। आपने अपना समय किस तरह बताया? मेरे को लगता है आप और आपका परिवार भी स्वस्थ रहा होगा, परंतु आपने क्या किया पिछले 2 महीने में अपने आप को व्यस्त करने के लिए? और आप का जो ये सवाल है कि 2 महीने में आपने क्या किया है, तो जब आप सुनेंगे, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि हम सब कुछ आपको सुना पाएँ, लेकिन इन 2 महीनों में 16 घंटे से 18 घंटे तक काम किया। और वो काम आपको मालूम है कि चौतरफा चुनौती थी शिक्षा की। छात्र अपने कोई हॉस्टलों में थे, कोई रास्तों में थे, स्कूलों की अलग परिस्थिति थी। और जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा तंत्र इस शिक्षा का है, तो जो बच्चे जो हॉस्टलों में थे उसको सुरक्षित कैसे करके पहुंचाया जा सके। अब जैसे हमारा नवोदय विद्यालय है, अब नवोदय विद्यालय में 20% जो छात्र होते हैं वो देश के विभिन्न कोणों के होते हैं। जैसे हमारा पिथौरागढ़ में कहाँ का केरल का छात्र था, अब ऐसे 3-3.5 हज़ार छात्रों को उन स्थानों से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पार करके उनके घर तक सुरक्षित छोड़ना। और जो हॉस्टल में हमारे चाहे आईआईटी के हैं, चाहे एनआईटी के हैं, चाहे विश्वविद्यालयों के विभिन्न संस्थानों के जो बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, किस तरीके से उनके साथ ताकि उनका मनोबल भी गिरे नहीं और वो स्वस्थ भी रहें, और ज़रूरत पड़ती है कि यदि वो घर तक पहुंचाने का तो उसको पहुंचा भी सकें। इधर परीक्षाओं की तिथि, इधर चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों और चाहे ये एडमिशन वाली हों, चाहे वो क्लासेस की परीक्षाएं हों, तो मुझे लगता है कि हर दिन शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन हम 2-4 बड़े निर्णय नहीं लेने पड़े और फिर उनको क्रियान्वित करने के लिए रात भर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पूरी टीम न जुटी हो। अभी हमने इन 2 महीनों में इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया। इन 2 महीनों में 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापकों से सीधा संवाद किया। इन 2 महीनों में अभिभावकों से जो 33 करोड़ छात्र हैं, यदि उनके माता पिता को भी लगा दिया तो 66 करोड़ होते हैं और बच्चे सहित तो 99 करोड़ हो जाते हैं। इनसे सीधा अभिभावकों से संवाद किया। हम लोगों ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से रेगुलर संवाद किया, शिक्षा सचिवों से, शिक्षा निदेशकों से, हर स्तर पर लगातार जहाँ संवाद किया वहाँ उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में कहाँ क्या निर्णय लिए जाने हैं, क्रियान्वित करना है, घंटों के हिसाब से क्रियान्वित करना है। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी पूरी टीम 15-15, 16 घंटों तक काम करती रही है, लेकिन बहुत मस्ती के साथ सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे लिखने पढ़ने का भी थोड़ा सा अलग सा एक जुनूनी रहा है, तो मैंने भी कुछ इस कष्ट के समय में बहुत सारी कहानियों को जो चीज़ें मेरे सामने गुजरी हैं उनको कहानी के रूप में भी दिया है। डॉक्टर साहब, द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल इट बी सेफ टू ओपन स्कूल एंड कॉलेजेस अगेन? स्कूल विधिवत कब खुलेंगे ये तो इनकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन जब भी स्कूलों को हम खोलेंगे निश्चित रूप में राज्य की सहमति पर भी खोलेंगे, राज्य के साथ मीटिंग करेंगे, हम गृह मंत्रालय के साथ चर्चा करेंगे, परामर्श लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे और हम स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करेंगे। इन तीनों चीज़ों को करके फिर हम स्कूल खोलेंगे। लेकिन हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की, छात्र छात्रा की सुरक्षा। पहला है सुरक्षा, उसके बाद है शिक्षा।
तो सुरक्षा के बाद फिर हम शिक्षा से जोड़ेंगे, स्कूलों को खोलने की बात करेंगे। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ होंगी और विभिन्न प्रदेशों की अपने अपने प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उनके साथ परामर्श करने के बाद ही ये हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। Nishank ji, you have already expanded IGNOU reach. What more needs to be done with online education in India? हाँ, निश्चित रूप में इग्नू हमारा जो विश्वविद्यालय है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जिसमें लगभग 40 लाख छात्र जुड़े हुए हैं और दूरस्थ शिक्षा का ये सबसे बड़ा केंद्र है हमारा। इग्नू में अब जो दूरस्थ शिक्षा है उसको अब दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा, इन दोनों को भविष्य में यूजीसी उस दिशा में काम कर रहा है। यूजीसी भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, जहां हमारा सीबीएसई बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहीं हमारा एनसीईआरटी रात दिन जुटा हुआ है और इधर हमारा यूजीसी रात और दिन खप करके इन सारी परिस्थितियों का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। ये कोविड समय एक बड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए है। इसमें 3 चीज़ मुख्य है, एक पॉलिसी, 2 पीपल और तीसरा चीज़ है प्रोसेस। आने वाले समय में इन तीनों में क्या परिवर्तन होने वाला है, पॉलिसी में और पीपल में और प्रोसेस में क्या परिवर्तन होने वाला है? अपने आप ही परिवर्तन होंगे और हो रहे हैं ना। परिस्थितियाँ नीति भी बनाती हैं और नियम भी बनाती हैं और उसको क्रियान्वित भी कराती हैं। अभी आपने देखा कि अचानक पूरा देश, पूरी दुनिया जिस महासंकट से होकर के गुजरी है, तो सब रास्ते निकले हैं और शिक्षा का भी ये रास्ता निकला कि हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना, घर ही पर पढ़ाना शुरू किया, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। अब नीति बना रहे हैं कि किस तरीके से नीति बनेगी, आगे किस तरीके से होगा, कैसे वो क्रियान्वित होगा और उसका जो पाठ्यक्रम कैसे होगा, किस तरीके से जो पाठ्यक्रम है उसमें और आकर्षकता कैसे करके लाई जा सकती है। तो ये सब नीति भी बनेंगी, नियम भी बनेंगे और उसका क्रियान्वयन भी होगा, लेकिन होगा। पुरातन ज्ञान और नूतन टेक्नोलॉजी, ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। इसीलिए नया एजुकेशन पॉलिसी में कौन सी चुनौतियाँ आएंगे और उनका सॉल्यूशंस नया एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है? नहीं, अच्छा है आपने कहा कि पुराना जो ज्ञान है और जो नई तकनीकी है, इन दोनों का मिश्रण हमारे राष्ट्र को शिखर पर पहुंचा सकता है। आपको मालूम है कि पुराने ज्ञान, पुराना विज्ञान, वो कौन सा विज्ञान और ज्ञान है? हमारा सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक वो भारत की धरती पर पैदा हुआ है। चरक जो आयुर्वेदा, आयुर्वेद को बोलने वाले, उसको चरक संहिता, वो भारत की धरती पर हुआ है। आर्यभट्ट ये भारत की धरती पर हुआ है। भास्कराचार्य ये भारत की धरती पर हुए हैं। मैं यदि इस श्रृंखला में लंबा नाम लेता जाऊं तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी श्रृंखला है। हमारे जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस तरीके के सूत्र दिए थे, आज जिन सूत्रों पर दुनिया शोध अनुसंधान करके शिखर पर पहुंच रही है, हमारे पास वो था थी आज भी है और हम उसको लेकर के नए अनुसंधान के साथ, नए विज्ञान के साथ जोड़ करके उस ज्ञान को और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके हम बहुत तेज़ी से करने वाले हैं। और जो ये नई शिक्षा नीति है उसमें भी इसका समावेश हम लोग कर रहे हैं। Sir, there is some kind of a worry among the students and their parents. Will the national exams for engineering, medical and law colleges be on time? And will the session begin on time so that they can complete their education within the current academic year? देखिए, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि जितने भी परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं जो तिथियां घोषित भी की हैं, उन तिथि घोषित के समय में भी जहां विषम परिस्थिति होगी वहां समय के अनुसार निर्णय लेंगे। अभी तक भी परिस्थितियां जन्य हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि वो जो छात्र है
उसके जीवन की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, चाहे अभिभावक की हो चाहे हमारी हो। वो राष्ट्र की पूंजी है और वो राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए बच्चे पर हमारा ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, छात्र छात्राओं पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। उनका वर्ष भी खराब ना हो और लेकिन उसकी सुरक्षा भी हो, उसकी सुरक्षा की कीमत पर हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि आप ऐसे भारत के अंदर शिक्षा संस्थान खड़ा करना चाहते हैं जिससे भारत के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं जाएं। लगभग 80,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा हमारे देश से भारतीय ले जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसमें आप कितने सफल होंगे, कब होंगे, इसका कोई परिणाम आपके सामने है या इसका कोई मापदंड आपके सामने है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बात सही है कि आज दुनिया में हमारा 7-7.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है और हमारे यहाँ मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी राशि विदेशों में जा रही है और जहाँ हमारा पैसा जा रहा है वहाँ हमारी प्रतिभा भी जा रही है। फिर वो लौट करके कमाते हैं और उसी देश को शीर्ष पर पहुँचाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि यदि आप देखें तो हमारे देश में शिक्षा का बड़ा व्याप है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ 1,000 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 16 लाख स्कूल हैं, यहाँ 1 करोड़ 8 लाख के करीब अध्यापक हैं और 33.5 करोड़, जो कई देशों की इतनी जनसंख्या नहीं होगी मिल करके, छोटे छोटे तो कई देश समझ आते हैं। तो 33.5 करोड़ छात्र और छात्राएं हैं इस देश में। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाहर जो लोग जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रवेश मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये लक्ष्य होना चाहिए कि पूरी दुनिया का छात्र हमारे पास आकर के पढ़ सके। हमारा इस तरह ऐसा होना चाहिए और हमारा अध्यापक दुनिया को जा कर के पढ़ा सके और हम उस रास्ते पर हैं। और इसलिए आपको खुशी होगी ये जान कर के कि अभी आसियान देशों के 1,000 से भी अधिक छात्र हमारे IIT में शोध के लिए आ रहे हैं, अनुसंधान के लिए आ रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय के साथ और उन देशों के मंत्रालयों के साथ अनुबंध भी हो गया। हमने स्टडी इन इंडिया के तहत हमको भारत को आओ और पढ़ो, भारत में पढ़ो। अभी तक 50,000 से भी अधिक नामांकन हो गए हैं। ये और तेज़ी से बढ़ाएंगे हम लोगों ने स्पार्क करके जो पारस्परिक दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ हमारे छात्र पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्राइड है, अंतर विषय शोध कर रहे हैं। हमारे पास इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है। हम विभिन्न क्षेत्रों में शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे IITs आज पूरी दुनिया के शिखर पर हैं। हमारे IIM हो, IITs हो, IIITs हो, हमारे आईसर हों, हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विविध बड़े बड़े संस्थान हैं। ऐसे संस्थान हैं जहाँ से निकल कर के दुनिया के शीर्ष संस्थाओं में हमारे यहाँ के छात्र वहाँ लीडरशिप दे रहे हैं, CEO बन कर के पूरी दुनिया की शीर्ष संस्थाओं को चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे संस्थानों में पूरी ताकत है, क्षमता है, उत्कृष्टता है। और अभी IOE के हमारे 20 शीर्ष संस्थान जो 10 सार्वजनिक क्षेत्र के और 10 सरकारी क्षेत्र के ऐसे श्रेष्ठतम संस्थानों को जो विश्व के फलक पर आएंगे, ऐसे हम लोगों ने उनको चिन्हित किया है। और अब तो वैसे भी दुनिया का छात्र इधर आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। जो छात्र अभी बाहर जाने वाले थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनका अभिभावकों का, छात्रों का लगातार अब संदेश आ रहा है, हम पर दबाव आ रहा है कि साहब आप JEE की दोबारा परीक्षा करवाइए। एजुकेशन पॉलिसी में अभी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, लेकिन कोविड के बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या क्या नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स परिवर्तित किए जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर है डिजिटल कैंपस के लिए है।
नहीं नहीं, नई शिक्षा नीति में केवल इतना ही नहीं है। नई शिक्षा नीति में बहुत आयाम है। हर क्षेत्र में दौड़ने, बढ़ने, शोध करने और हर चुनौती का मुकाबला करने का उसके अंदर जो है सामर्थ्य है। और जो आप कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो है ये भी सब कुछ उसमें है। नई शिक्षा नीति में तो हर चुनौती का मुकाबला किस तरीके से हो सकता है, लेकिन हाँ, जो नई शिक्षा नीति आ रही है और जो प्रस्तुतियाँ बनी हैं, इसने एक चीज़ हमको ये सिखाई है कि ऑनलाइन एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम उस पर पूरा ध्यान केंद्रित भी कर रहे हैं। लोगों का आरोप ये भी है कि हम एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। नए IIM खोले जा रहे हैं, नए IIT खोले जा रहे हैं, जिसके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, 8,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, 150 एकड़ ज़मीन चली जाती है, परंतु जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर भारत ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा है। इसका आपके पास क्या उत्तर है? बुनियादी शिक्षा की आप बात करेंगे और कमियों की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये अवसर भी नहीं है। उसके लिए अभी हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं। जो कमियां रही हैं, आखिर आपको तो पता है कि ये देश कभी विश्वगुरु रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, जहाँ सारी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के लिए आते थे। हम ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में कहीं भी तो पीछे नहीं थे। समय, परिस्थितियों की थपेड़ों ने, सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमको उससे बहुत हमारी जड़ों को ख़त्म किया। वो हमारा जो ज्ञान था, विज्ञान था, उससे हमको दूर किया। लेकिन अब हम अपने देश के आज़ादी के क्षणों में, दिनों में अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ जी रहे हैं। और फिर नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व इस देश को मिला है, जिस पर सारी दुनिया की आशा भरी निगाहें हैं और जो रात दिन खप करके इस पीढ़ी को तराशने के लिए लगे हैं और जिनके मन में है कि नए भारत के निर्माण करना है। ऐसा भारत जो भारत सशक्त भारत हो, जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो और जो श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो। और उसके लिए उन्होंने हमको सूत्र में मंत्र भी दिए हैं कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप। ये है रास्ते जो दुनिया के शिखर पर पहुंचने के हैं। मुझे भरोसा है कि हम अपने कौशल को विकसित करेंगे। हमें प्रतिभा की कमी नहीं है और मिशन और विज़न की भी कमी नहीं है। हम इसका उपयोग करेंगे और निश्चित रूप में हम नए भारत के निर्माण की दिशा में, जो आप कह रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा। उस नई शिक्षा नीति को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों के बहुत सारे सुझाव मिले और मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक परामर्श हुआ होगा। Thank you, निशंक जी. You participated in our discussion. You have answered all the questions. Thank you very much. आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.